स्टडी आई 8 में आपका स्वागत है। आज हम 30 मार्च के करंट अफेयर्स के वीडियो को लेके आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट करें। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर रिकॉर्ड 53.2 डिग्री सेल्सियस के साथ धरती का सबसे गर्म स्थान रहा है? ऑप्शन ए दुबई, बी कुवैत, सी दिल्ली, डी जयपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कुवैत। कुवैत हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत शहर रिकॉर्ड दुनिया का सबसे धरती का सबसे गर्म स्थान रहा है। वहीं बात करें कुवैत की, कुवैत में बिजली के लिए तेल जलाना जारी रखता है और प्रति व्यक्ति शीर्ष वैश्विक कार्बन उत्सर्जक में शुमार है। मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे कार्बन उत्सर्जक होता है प्रति व्यक्ति। वहीं बात करें तो कुवैत की, तो शॉर्ट में नाम याद रखें, नहीं तो बहुत लंबा नाम है इनका पूरा नाम है शेख सबा अल खालिद अल सबा कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है और कुवैती दिनार यहाँ की मुद्रा है। वहीं बात करें, यहाँ 10 लाख भारतीय रहते हैं। 10 लाख भारतीय यहाँ रहते हैं। हाँ, और हाल ही में कुवैत के बारे में ही सऊदी अरब और कुवैत ने हाल ही में न्यूट्रल जोन विवाद का समाधान कर लिया है। न्यूट्रल जोन विवाद का समाधान कर लिया है। हमेशा एग्जाम में इंपॉर्टेंट रखिए, न्यूट्रल जोन जो विवाद है वो किन दो देशों के बीच में हाल ही में समाधान कर दिया गया? तो वो सऊदी अरब और कुवैत के बीच में ये समाधान कर लिया गया है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का दूसरा प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय ने हाल ही में धूसर जल प्रबंधन के लिए सुलजाम 2.0 अभियान को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, बी जल शक्ति मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन बी जल शक्ति मंत्रालय है जिसने धूसर जल प्रबंधन के लिए सुजलाम 2.0 अभियान को लॉन्च किया है। वहीं बात करें जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं जो राजस्थान से आते हैं। कमेंट में बताइएगा अगर गजेंद्र सिंह शेखावत किस लोकसभा सीट से वो चुन के आए हैं। वहीं बात करें सुजलाम अभियान का विषय क्या है? तो इसका विषय भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना है। इस अभियान में इस अभियान को चलाने में 9 मंत्रालयों ने संयुक्त परामर्श पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का तीसरा प्रश्न, किस राज्य के नरसिंहपेटई को भौगोलिक पहचान दिया गया है? ऑप्शन ए केरल, बी तमिलनाडु, सी गुजरात, डी तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु के नरसिंहपेटई को जीआई टैग मिला है, भौगोलिक संकेतक मिला है।
तो बात इनके बारे में विस्तार से जान लें। नरसिंह पेटई कक्षा 15 के संगीत वाद्य यंत्रों की श्रेणी के तहत नरसिंह पेटई का जोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है। वही बात करें, यह नरसिंह पेटई एक क्या है, शास्त्रीय पवन संगीत है। शास्त्रीय पवन संगीत वाद्य यंत्र है जो पारंपरिक रूप से तमिलनाडु के कुंभकोण के पास एक गांव में बजाया जाता है। जिस जगह पे ये नरसिंह पेटई बजाया जाता है उस गांव का क्या नाम है, कुंभकोणम के पास एक गांव में बजाया जाता है। वहीं बात करें तो हाल ही में तमिलनाडु क्यों न्यूज में रहा है, इनके बारे में जान लें कुछ पॉइंट। कि तमिलनाडु के थ्यूकुडी में फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का स्थापना किया गया। फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का स्थापना किया गया। एक बिहार में, एक कमेंट में बताइएगा बिहार के किस जिले में सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट की स्थापना करने की आधारशिला रखा गया है, इस कमेंट में बताएंगे। और वहीं तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने न्यूट्रॉन वेधशाला निर्माण के लिए न्यूट्रिनो वेधशाला निर्माण के लिए तमिलनाडु सरकार ने इसका विरोध किया है। वहीं तमिलनाडु सरकार की बात करें तो नीट एग्जाम के लिए विरोधी बिल का भी विधानसभा सत्र में लाए थे। वहीं बात करें और तमिलनाडु, तो तमिलनाडु एक राज्य है जहां न्यू पॉलिसी फॉर वुमेन 2021 जारी किया है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का चौथा प्रश्न, हाल ही में ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर का उद्घाटन कौन किए हैं? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी अश्विनी वैष्णव, सी अमित शाह, डी मनसुख मांडविया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मनसुख मांडविया। भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर का उद्घाटन किया और इस लॉन्च समारोह की अध्यक्षता चीन के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री वांग जिजांग ने की थी। इसका उद्देश्य ये था कि ब्रिक्स देशों को उचित विवरण को बढ़ावा देना और आपस में सहयोग बढ़ाने के लिए ध्यान केंद्रित करना था। इनके बारे में और कुछ जान लें कि भारत, अगर बात करें तो वैक्सीन से भारत दुनिया का सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता देश है। भारत वैक्सीन का सबसे ज़्यादा निर्माण करने वाला देश है। भारत WHO की 65 से 70% वैक्सीन ज़रूरतों को पूरा करता है। वहीं भारत 150 देशों को टीका की आपूर्ति भी करता है। 150 देशों को टीका आपूर्ति भी करता है। वहीं बात करें तो ब्रिक्स के बारे में सबसे पहले जो ब्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट था वो जो लाए थे उनका नाम था जिम ओ'नील, जिन्होंने कहा था कि ये वे देश हैं जो तेज़ी से विकास करेंगे और इन्हें इमर्जिंग इकोनॉमी भी कहा गया था। हाल ही में, आज का 5वां प्रश्न, हाल ही में कौन सी कंपनी फीफा विश्व कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली भारत की पहली भारतीय कंपनी बन गई है? ऑप्शन ए टाटा, बी रिलायंस, सी बायजूस,
डी विप्रो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बायजूस। बायजूस भारत की पहली कंपनी बन गई है जो फीफा विश्व कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली है। वहीं बात करें तो बायजूस का स्थापना 2010 में शुरू किया गया था। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जिसे हाल ही में आकाश इंस्टीट्यूट को भी अधिग्रहण कर लिया है। और वहीं बात करें बायजूस विश्व कप के लिए आधिकारिक तौर पर स्पॉन्सर चुना गया है। और इस विश्व कप में जो 2022 का विश्व कप होगा, इसका आयोजन नवंबर और दिसंबर के महीने में कतर में होना है। नवंबर दिसंबर कतर के महीने में कतर में होना है। तो इनके बारे में बस इतना ही। वहीं बात करें टाटा, तो टाटा ने इस बार 2022 का IPL का स्पॉन्सर लिया। टाटा IPL इस बार हो गया है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का छठा प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा विश्व का पहला बहुकेंद्र चरण तृतीय नैतिक परीक्षण शुरू किया गया है? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, बी बाल विकास मंत्रालय, सी जनजातीय मंत्रालय, डी आयुष मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय ने हाल ही में विश्व का पहला बहुकेंद्र चरण तृतीय नैतिक परीक्षण शुरू किया गया है। ये इसका शुरू किया गया है जो अर्थराइटिस उपचार में आयुर्वेद की प्रभावकारिता का आकलन करेगा। इस परीक्षण की निगरानी डॉक्टर डेनियल एरिक फर्स्ट की निगरानी में किया जाएगा, जो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के रूमेटोलॉजिस्ट हैं। तो वहीं बात करें आयुष मंत्रालय की, तो आयुष मंत्रालय ने वाई ब्रेक ऐप को लॉन्च किया है। वही ऐप ब्रेक को लॉन्च किया है। आयुष मंत्रालय ने आयुष आपके द्वार अभियान को लॉन्च किया है। वहीं बात करें आयुष मंत्रालय ने नमस्ते योग ऐप को भी लॉन्च किया है। नमस्ते योग ऐप को भी लॉन्च किया है। वहीं आयुष मंत्रालय ने हल्के और मध्यम कोविड-19 संक्रमण के उपचार के लिए आयुष 64 दवा को भी लॉन्च किया गया है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आयुष मंत्रालय से रिलेटेड करंट अफेयर्स ये इतना बहुत है। तो आज का 7वां प्रश्न, 2016 रियो खेल में 2004 पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले देवेंद्र झाझरिया हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए पद्मश्री, बी पद्म विभूषण, सी पद्म भूषण, डी भारत रत्न। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पद्म विभूषण। देवेंद्र झाझरिया को हाल ही में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। वहीं बात करें देवेंद्र झाझरिया की, तो यह पुरस्कार को सम्मानित होने वाले ये पहले पैरा एथलीट बने हैं। साथ ही इन्होंने अविनी लखेरा को खेल श्रेणी में पद्मश्री पुरस्कार
पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं बात करें भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में स्थापित की जाएगी। भारत की पहली अकादमी कहाँ? तो लखनऊ में स्थापित की जाएगी। और प्रमोद भगत और कृष्णा नागर ने पैरा बैडमिंटन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते हैं। प्रमोद भगत बिहार के वैशाली जिले से ताल्लुक़ रखते हैं। तो कमेंट में बताएंगे कृष्णा नागर किस राज्य से ताल्लुक़ रखते हैं, कमेंट में हमें बताएंगे। हाँ, तो वहीं बात करें तो पैरा ओलंपिक की ही, तो नोएडा के डीएम सुभाष चक्षीराज ने पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीते हैं। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 8वां प्रश्न, भारत सरकार ने हाल ही में किस वर्ष तक देश में 220 नए हवाई अड्डों का निर्माण का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए 2022, बी 2024, सी 2025, डी 2026। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2025। 2025 में भारत सरकार ने 220 नए हवाई अड्डे का निर्माण का लक्ष्य रखा है। तो वहीं बात करें कि केंद्रीय नागरिक और उड्डयन मंत्री कौन है? तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं। इससे पहले वो गुना लोकसभा से चुन के आते थे। तो इन्होंने ही घोषणा किया है कि 2025 तक पूरे देश में 220 नए हवाई अड्डों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा है। वहीं बात करें तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कृषि उड़ान 2.0 योजना को लॉन्च किया है, जो पहाड़ी आदिवासी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में हवाई अड्डों में कार्गो संबंधित बुनियादी ढांचे का निर्माण करेगा। वहीं बात करें तो उड्डयन मंत्रालय ने लाइफलाइन उड़ान नामक एक पहल शुरू किया है। तो इनके बारे में बस इतना ही। तो आज का नाम प्रश्न, माउंटेन बाइकिंग और साइकिलिंग मोटर क्रॉस के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापना कहाँ की जाएगी? ऑप्शन ए शिमला, बी रानीखेत, सी नैनीताल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शिमला। शिमला में माउंटेन बाइकिंग और बाईसाइकिलिंग मोटर क्रॉस के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की जाएगी। वहीं बात करें तो साई साई जो है क्या है? स्कॉट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका स्थापना करने का कारण जो था कि इसे मतलब कि इसका जो परीक्षण करने का है। वहीं बात करें तो शिमला की बात करें तो शिमला तो बर्फबारी से रिलेटेड बात करें तो महिला आइस हॉकी का चैंपियन का आयोजन कहाँ हुआ था? हिमाचल प्रदेश में ही हुआ था। ये हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में ही महिला आइस हॉकी का आयोजन किया गया, जिसके विजेता कौन हुए? लद्दाख हुए विजेता। वहीं विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता भी हिमाचल प्रदेश ही हैं। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के विजेता तमिलनाडु हैं। वहीं बात करें तो भारत का पहला 100% वैक्सीनेशन
वाला राज्य भी हिमाचल प्रदेश है और जिला भी 100% जिला वाला किन्नौर जो हिमाचल प्रदेश का ही एक जिला है। अटल सुरंग जो है हिमाचल प्रदेश में है, जो लेह और मनाली को जोड़ेगा, लेह और मनाली को जोड़ेगा, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। वहीं बात करें तो भारत का पहला ई कैबिनेट वाला राज्य भी हिमाचल प्रदेश है। भारत का पहला ई कैबिनेट वाला राज्य भी हिमाचल प्रदेश ही है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 10वां प्रश्न, हाल ही में किस अर्धसैनिक बल का 187वां स्थापना दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए CRPF, बी BSF, सी असम राइफल्स, डी CISF। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी असम राइफल। असम राइफल का हाल ही में 187वां स्थापना दिवस मनाया गया। असम राइफल्स का गठन 1835 में कछार लेवी के नाम से किया गया था। कछार लेवी के नाम से किया गया था, जिसका अर्थ होता है, जिसका कार्य है उस समय के जनजातीय लोगों से ब्रिटिश बस्तियां और चाय बागानों की सुरक्षा करना। ब्रिटिश बस्तियां और चाय बागानों की सुरक्षा करना था। वहीं इनके बारे में विस्तार से जान लें कि 1971 में कछार लेवी से असम राइफल्स में नाम परिवर्तित कर दिया गया। और वहीं बात करें तो यह एक मात्र सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। ये भारत का सबसे अधिक पुराना है, जिसका मुख्यालय शिलांग में है। यह एक ऐसे अर्धसैनिक बल है जिसने अपना योगदान म्यांमार में भी दिया है। और असम राइफल का दोहरी नियंत्रण का संरचना वाला एकमात्र अर्धसैनिक बल है। दोहरी नियंत्रण संरचना वाला एकमात्र अर्धसैनिक बल है, जो असम राइफल और एक दोहरी संरचना मतलब एक असम राइफल इसका कंट्रोल करता है और एक भारतीय सेना के पास रहता है। वहीं जबकि इसका वेतन और बुनियादी ढांचा, वहीं असम राइफल का वेतन और बुनियादी ढांचा गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। असम राइफल्स का आदर्श वाक्य है सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। इस असम राइफल्स को पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र कहा जाता है। अगर परीक्षा में दे दें कि किस अर्धसैनिक बल को पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा असम राइफल्स। असम राइफल का पुराना नाम कछार लेवी था, जिसका मुख्यालय शिलांग में है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 11वां प्रश्न, विश्व रंगमंच दिवस कितने मार्च को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 मार्च, बी 26 मार्च, सी 27 मार्च, डी 28 मार्च। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 27 मार्च। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है, जिसकी स्थापना 1961 में किया गया।
हाँ, और इस बार का थीम है 1961 में मनाया गया। इस बार का थीम है ए कल्चर ऑफ पीस। भारत में प्रमुख कलाकार गिरीश कर्नाड हैं। और वहीं बात करें तो बीरबाल दिवस जो इस बार से शुरू किया गया 26 दिसंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाते राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाते हैं। और पराक्रम दिवस 23 मार्च को मनाते हैं। पराक्रम दिवस 23 मार्च को मनाते हैं। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 12वां प्रश्न, किस राज्य कवाला का आयोजन किया गया है? किस राज्य के द्वारा कवाला का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य कवाला का आयोजन किया है। तो वही बात करें कवाला क्या है। कवाला भैंसों का एक दौड़ है। हाँ, एक चीज़ से कंफ्यूज मत कीजिएगा, जल्लीकट्टू जो है, जल्लीकट्टू का संबंध तमिलनाडु से है, जो बैलों का दौड़ से संबंध है। जल्लीकट्टू का संबंध किससे है? बैलों की दौड़ से संबंध है। और कवाला का संबंध भैंसों से संबंध है। जो कीचड़ युक्त खेतों में, जो धान के खेत होते हैं, उसमें कीचड़ होते हैं, उसमें इसका आयोजन किया जाता है। जो कम समय में पहुंच जाता है उसी को विजेता घोषित किया जाता है। वहीं बात करें तो कवाला पोंगल, लोहड़ी, मकर संक्रांति, बिहू और जल्लीकट्टू, ये सब जो है खेती से संबंध है। और यह अच्छी फसल होने के बाद इसका आयोजन किया जाता है। वहीं बात करें तमिलनाडु की, अगर बात की है तो तमिलनाडु में ही इसरो का मास्टर कंट्रोल यूनिट भी है, जो हसन में है। हसन जो है तमिलनाडु में है। मास्टर कंट्रोल जो है तमिलनाडु में है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 13वां प्रश्न, हाल ही में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए लखनऊ, बी चंडीगढ़, सी रांची, डी भोपाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चंडीगढ़। चंडीगढ़ में ही इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण किया गया है। इसका उद्घाटन भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। अमित शाह जी का संसदीय क्षेत्र गांधीनगर है, जो इससे पहले वहां से लालकृष्ण आडवाणी चुनाव लड़ा करते थे। वहीं बात करें तो आईसीसीओ इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। तो इसका जो कार्य है तो यातायात का चलान, और इसके साथ बिजली की समस्या, पानी से संबंधित समस्याओं का समाधान करना है। तो इनके बारे में और कुछ जान लें कि मिस यूनिवर्स जो हाल ही में बनी है, भारत की तीसरी मिस, भारत की यह तीसरी में है, जो कौन है? हरनाज संधू भी चंडीगढ़ से ही है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का
ड्रीम शहर जो है, ड्रीम सिटी चंडीगढ़ है। और इस चंडीगढ़ का जो वास्तुकार थे उनका नाम ली काबूसियस थे, जो फ्रांस से थे। और वही बात करें सबसे ऊंचा प्यूरीफायर, और अब पहला प्यूरीफायर में कंफ्यूज मत कीजिए, सबसे ऊंचा प्यूरीफायर जो है, सबसे ऊंचा प्यूरीफायर जो है चंडीगढ़ में है। अब सबसे पहला एयर प्यूरीफायर जो है नई दिल्ली में है, जो कैनॉट प्लेस पे लगाया गया। पहला कहाँ पे? दिल्ली के कैनॉट प्लेस में लगाया गया है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 14वां प्रश्न, इंडिया टीवी रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में वर्ष 2020 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शन ए 31%, बी 30%, सी 19%, डी 24%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 19%। इंडिया टीवी रिपोर्ट के मुताबिक 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में वर्ष 2020 की तुलना में 19% की वृद्धि हुई है। तो वही बात करें तो इंडिया टीवी रिपोर्ट 2022 को जारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। वहीं बात करें तो भारत में सर्वाधिक मामले टीबी के मामले नई दिल्ली में है, वहीं दूसरे स्थान पर राजस्थान है, राजस्थान का नंबर आता है। वहीं बात करें कि यह जो रिपोर्ट है ये प्रत्येक वर्ष उसी दिन जारी होता है जिस दिन 24 मार्च को ही जारी किया जाता है, क्योंकि इसी दिन विश्व टीबी जीवाणु का खोज जो रॉबर्ट कोच ने 24 मार्च 1882 को रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। और इस वर्ष का थीम है इन्वेस्ट टू एंड टीबी एंड सेव लाइव्स। वहीं बात करें रॉबर्ट कोच ने माइक्रो बैक्टीरियम जीवाणु की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। वहीं बात करें इनसे रिलेटेड योजना की बात करें तो निक्षय पोषण योजना जो टीबी रोग से संबंधित है। टीबी को हिंदी में क्षय रोग कहा जाता है। टीबी को हिंदी में क्या कहा जाता है? क्षय रोग कहा जाता है। और वहीं इसको तपेदिक भी कहते हैं, क्षय रोग भी कहते हैं और तपेदिक भी कहते हैं। वहीं निक्षय पोषण योजना मतलब टीबी पीड़ित रोगी को 500 रुपये महीने आर्थिक मदद प्रति महीने दिए जाएंगे। जो इस योजना का किस में लाभ है? निक्षय योजना में। टीबी रोग ऐसा रोग है जिस तरह दीमक पेड़ को खा जाता है, उसी तरह टीबी जो है मनुष्य के शरीर को अंदर से ये खोखला कर देता है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 15वां और अंतिम प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 5 अक्टूबर, बी 3 मार्च, सी 22 मार्च, डी 24 मार्च। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है। तो बात करें किस डॉल्फिन की, तो गंगा की डॉल्फिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 2009 में घोषित किया गया था और 2009 में ही जलीय जीव के रूप में भी घोषित किया गया था। वहीं बात करें तो नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर
रिसर्च सेंटर कहाँ, रिसर्च सेंटर पटना में है, पटना में स्थापित किया गया है। और डॉल्फिन क्या है, डॉल्फिन एक स्तनधारी, डॉल्फिन एक स्तनधारी जीव है। और विश्व वन्य दिवस, वही बात करें, जब जीव की बात करें तो वह विश्व वन्य दिवस 3 मार्च को मनाते हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। वहीं बात करें तो डॉल्फिन की अगर बात करें, डॉल्फिन से रिलेटेड, तो जो डॉल्फिन को, कौन सी डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन को भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पहली अनुसूची में शामिल किया गया था। तो इनके बारे में बस इतना ही। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग स्टडी I-8। और आप लोग से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।